फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मोस्टली जो डायरेक्ट एंट्रीज़ होती है उसमें वैकेंसी कम होता है, तो उनका जो जजमेंट क्राइटेरिया वो थोड़ा हायर होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जजमेंट होता है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया। कभी-कभी जब ये डायरेक्ट एंट्रीज़ होती हैं उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है कैंडिडेट्स के बीच में। कुछ-कुछ होते हैं कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ-कुछ बहुत एवरेज होते हैं। बट इट डज़न्ट मीन कि जो नॉर्मल या एवरेज है या फिर थोड़े अच्छे कैंडिडेट्स उनके चांसेस नहीं है रिकमेंड होने के। वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के सक्सेस बैठकी विद रिकमेंडेड कैंडिडेट के एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के हमारे इस शो के रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं आयुष प्रियदर्शी वर्मा फ्रॉम लखनऊ, जिन्होंने सीरियस एंट्री के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। आज की स्टोरी की खास बात यह है कि जहां अक्सर स्टूडेंट्स जब अपने करियर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो अपने बैकअप प्लान की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मंजिल और एम पहले से ही निश्चित होता है। और ऐसी ही कुछ स्टोरी है आयुष की, जिन्होंने अपनी 12th के बाद में अपने ग्रेजुएट एंट्री में रिकमेंडेशन पाने की साध ली थी। उन्होंने बीएससी ऑप्शन को चूज किया रैदर देन स्टूडेंट्स जो बीटेक ऑप्शंस को अक्सर चूज करते हैं, कुछ हायर कोर्सेज को चूज करते हैं, क्योंकि उनका आइडिया और इंटेंशन क्लियर था कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। साथ ही साथ ये जज्बा भी क्लियर था कि मुझे रिटन एग्जाम के थ्रू जाना है। उन्होंने डायरेक्ट एंट्रीज का वेट ना करते हुए या उसके प्रोस्पेक्टिव से बीटेक एंट्री को चूज ना करते हुए अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के ऊपर बीएससी कोर्स के साथ में अपने सीरियस एग्जामिनेशन की तैयारी को प्रोसीड किया और फाइनली अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने सफलता पाली। आइए मिलते हैं आयुष प्रियदर्शी से, जिन्होंने सितंबर 2022 यानी आज से करीबन एक साल पहले सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को अपने सपने के साथ में ज्वाइन किया था और आज वो एक साल बाद अपने उसी सपने को पूरा करके आज की हमारी इस बैठकी के खास मेहमान हैं। अ वेरी वार्म वेलकम डियर आयुष। सो आइए अब जानते हैं आयुष से कि जैसे अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने ग्रेजुएशन एंट्रीज में जो कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन में बीएससी बीकॉम बीए थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के कैंडिडेट्स को देखा है जो बीटेक को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी डायरेक्ट एंट्रीज मिल जाती हैं। और आपके विषय में बहुत खास बात यह है कि आपने बीएससी को प्रेफरेंस देते हुए अपने आप में ये चीज़ें सेल्फ डिटर्मिनेशन बना रखा था कि मैं रिटन एग्जाम के थ्रू इस एंट्री को क्वालिफाई करूंगा। तो ये जो प्लानिंग थी आपकी कब से शुरू हुई और कैसे आपने अपने जो एफर्ट्स थे, बिकॉज सेंचुरियन यू जॉइंड इन सितंबर 2022, उससे पहले आपने क्या अपने लेवल पे प्रयास किए हुए थे, प्लस सेंचुरियन के साथ में फिर जो आपने टीम अप करके एफर्ट्स किए, क्या इन टोटल आपको बेनिफिट मिला और इतना श्योर कैसे थे आप कि आप रिटन एग्जाम के थ्रू ही इस एंट्री को क्रैक कर लेंगे? सो मैम, जब मैं 12th में था तब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, अगर आफ्टर 12th आई विल बी गोइंग फॉर दी एनडीए एग्जाम एंड टीएसएसएसबीज। सो अगर उसमें नहीं हुआ तो एज अ बैकअप मैंने पहले से प्लान किया था कि मैं बीएससी के थ्रू अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा। रीजन वाज दैट मैम, बिकॉज फ्रॉम बिगिनिंग ओनली, फ्रॉम 12th एंड 11th ओनली, मेरा ड्रीम था कि आर्म फोर्स ज्वाइन करना है एज एन ऑफिसर। सो गोइंग फॉर बीटेक, आई वाज नेवर लाइक आई नेवर प्लान फॉर ज्वाइनिंग अ कॉर्पोरेट लाइफ, बिकॉज कभी ऐसा नहीं था कि सुबह 9 to 5 जॉब करनी है मेरे को। हमेशा से ड्रीम था। सो बीएससी क्या है कि आप ग्रेजुएट कर लिया उससे आपने, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सीडीएस के लिए एलिजिबल होते हो आप, उसके साथ एफकैट के लिए एलिजिबल होते हो, फिर इवन यू कैन अप्लाई फॉर दी एनसीसी थ्रू एनसीसी स्पेशल एंट्री। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी थी। बीटेक था कि मैम अगर मैं 4 ईयर का करता उसमें, तो फर्स्ट तो कि 1 ईयर एक्स्ट्रा लगता, सेकंड नेवर प्लान फॉर अ कॉर्पोरेट लाइफ, एंड थर्ड फादर के लिए भी थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा वो प्रेशर वो देता उनको। सो प्लान वो सिंपल कि हाँ, अभी मैं इस टीएस के लिए अप्लाई करता हूँ, टीएस एंट्री के लिए नहीं हुआ कोई बात नहीं, फाइनल ईयर से लग जाऊंगा मैं ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्रीज है मेरे पास। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज सीडीएस था, बिकॉज आई हम सबकी ड्रीम अकेडमी है। सो मैम, मैं जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन के पहले मैंने एक बार अटैम्प्ट दिया था उसका, बट उस टाइम प्रिपरेशन उतनी अच्छी थी नहीं रिटर्न के लिए, सो आई वॉजेंट एबल टू क्लियर दैट रिटर्न ऑफ सीरियस एग्जामिनेशन। सो उसके बाद जस्ट जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने कहा थोड़ा भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। इंस्टेंटली मैंने सेंचुरियन ज्वाइन किया, सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। और मैंने एक्चुअली ड्रॉप ईयर लिया था, उसके बाद मैंने पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं किया, बिकॉज था कि अब बेस्ट मेरा यही टाइम है, अभी मुझे अपना 100% सिर्फ इसके लिए देना है। पीजी अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो फिर साथ में उसके लिए भी थोड़ा साइड देना पड़ता, साइड बाय साइड। तो मैंने क्या किया कि ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ तुरंत सेंचुरियन ज्वाइन किया। सेप्टेम्बर से लास्ट ईयर कोर्स स्टार्ट था। सो फॉर 2 ईयर्स मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, सेप्टेम्बर अक्टूबर कम्प्लीटली। एंड देन नवंबर में मैम, एक्चुअली दिसंबर में मेरी एफ कैट की एस एस बी थी,
तो मैंने नवंबर में यहाँ पे 21 डेज़ का कोचिंग लिया कंप्लीट, बहुत अच्छे से सारी प्रिपरेशन थी, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने इंटरव्यूज़ दिए एंड एवरीथिंग वाज गोइंग लाइक ग्रेट ओवर हियर। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी मिस्टेक्स हो गए मेरे पास, वहाँ स्टोरी में थोड़ी मिस्टेक हो गई, सो आई वाज स्क्रीन आउट इन एफकैट। बट आफ्टर दैट मैं वापस आया सेंचुरियन, मैंने सर को दिखाई अपनी स्टोरी, सर क्या इसमें कुछ गलत है, लाइक कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है स्टोरी में। तो सर ने अपनी तरफ से जो भी बेसिक चीज़ें थी वो सर टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा सीन है एंड डोंट फील शैटर्ड, और थोड़ा भी ऐसा वो ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, यू आर लाइक वेरी गुड, सारी चीज़ अच्छी हैं, बस नेक्स्ट टाइम के लिए अब लग जाओ। सो आफ्टर दैट मैम, फिर मैं जो मेरे पास टाइम बचा था सीरियस रिटर्न के लिए, सो मैंने जैन फेब पूरा सेंचुरियन से एकदम सारी चीज़ें कंप्लीट की, जो मेरा नवंबर में छूट गया था, नवंबर दिसंबर में कोर्स, उसको भी मैंने कंप्लीट किया पूरा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लाइक सेंचुरी में ऐसा है कि लास्ट के जब 1 और 2 मंथ्स रहते हैं तो आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे कराते हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है रफली कि हाँ अभी आप किस स्टेज पे हो और आपको कितना हार्डवर्क और करना है लास्ट मंथ में। सो आई हैड गॉन थ्रू दिस प्रोसेस एट सेंचुरियन। आफ्टर दैट लास्ट मंथ में बहुत लाइक होता है, ऑब्वियसली रीजन पीरियड है पूरा, सो आई यूज टू कम हियर जस्ट फॉर टेस्ट, क्योंकि सैटरडेज जो टेस्ट सैटरडेज टेस्ट होते हैं यहाँ पे, सो आई यूज टू कम, उसमें मैं परफॉर्मेंस देखता था कि हाँ आई एम जस्ट इम्प्रूविंग, तो उससे कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली मिलता है। जब लाइक सीडीएस का जैसा पूरा पैटर्न होता था, 3 पेपर्स यहाँ भी सेंचुरियन में हमेशा सैटरडे को होते थे, सो वो फाइनल जो मार्च का मंथ था मैंने बस यही किया, सेल्फ रिवीजन किया घर पे अच्छे से, कुछ डाउट होता था यहाँ पे कोचिंग में आके सर से पूछ लो। स्पेशली मैं कुछ टीचर्स को मेंशन करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल मैम आरपी सर, इंग्लिश के टीचर, आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम, बेस्ट टीचर है मैम, लाइक सब जितना उन्होंने पढ़ाया ना, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे रूल्स के साथ, आई जस्ट क्रैम्ड एवरीथिंग, लाइक पूरा हर मैं 3-4 बार एक एक टॉपिक्स को पढ़ के गया, इट वाज वेरी हेल्पफुल। सेकेंडली मैथ्स में थोड़ा वीक था मैम, बिकॉज उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे, शॉर्ट ट्रिक्स, बिकॉज आई यूज टू फॉलो कन्वेंशनल मेथड जो लंबे वाले होते थे, तो वही है, बट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू नीड सम शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप स्पीड थोड़ा मेंटेन कर सको। सो व्हेन अविरेंद्र सर केम इन दिसंबर, सो मैंने उनसे अराउंड 2 मंथ्स मैंने उनसे क्लासेस ली थी, एंड कंप्लीट वो चेंज था वहाँ से मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, सो दैट रियली हेल्प। और उसके बाद फाइनली संजय सर इज़ देयर मैम, जोग्राफी एंड पॉलिटी सेक्शन उन्होंने कवर कराया, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, कि पूरा जो कोर्स में नहीं आ रहा उससे भी आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं था। सो इट वॉज ओवरऑल बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस यहाँ पे। एंड फाइनली जब मैंने क्वालिफाई किया, मैंने इन्फॉर्म किया था यहाँ पे पांडे सर को कि अब दैट सर मैंने क्वालिफाई कर लिया एंड आई विल बी कमिंग जब मेरा एसएसबी की डेट्स आ जाएगी। एंड जब जुलाई में मेरी एसएसबी की डेट आई, एंड मैं एक 1 मंथ तो कोचिंग कर चुका था 21 डेज़ की, तो ब्रशअप करने चीज़ें और थोड़ा और फ्रेश करने के लिए मैं 1 वीक का, जब जस्ट जुलाई मंथ मेरी 15 जुलाई को एसएसबी थी, सो मैंने 1 जुलाई से आई गेस 7 जुलाई तक मैंने यहाँ क्लासेस की, सारी चीज़ें लाइक जो भी साइकोलॉजी सेशन थे सर के, तो सारी चीज़ें मैंने उस यहाँ पे किया। एंड ओवरऑल काफ़ी कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली आप 2-3 इंटरव्यूज में कोचिंग में दे दो तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी। सो आफ्टर दैट पूरे कॉन्फिडेंस आता है, वेंट फॉर माई सीरियस एसएसबी एंड क्वालिफाई करता है इस बार। अमेजिंग। सो जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन अपियरिंग में सीडीएस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं, या आपके पास तो एफकेट का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में जब यूपीएससी एक ऐसे एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है जो सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, एट द वेरी सेम टाइम ग्रेजुएशन में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ एक तरफ आप सेमेस्टर्स से डील कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये एग्जाम का प्रेशर, तो ऐसे में जो एक आइडियल रूटीन होती है, मैं कहूँ एक डिफेंस एस्पिरेंट की जो सीडीएस या एफकेट एग्जाम को देना चाहता है, वो क्या होनी चाहिए, उसे क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज अभी भी सीडीएस एग्जाम अब लगा है जो सीडीएस 1 2024, व्हाट यू वुड सजेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से लेके शाम तक का एक जनरल, अगर आप एक थोड़ा सा आइडिया देंगे हमारे एस्पिरेंट्स को, दे वुड गेट एन आइडिया कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं और बिल्डअप कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग अगेन, वो प्लानिंग इज अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे दिन भर का, वो कैसे ये आगे लेके जाएंगे। फर्स्टली मैम, अगर इस बार की सीडीएस की बात करें जो अप्रैल में है, तो फर्स्टली जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं दे हैव टू बी वेरी क्लियर और वेरी कॉन्फिडेंट कि उन्हें निकालना है पेपर। थोड़ी सेक्रीफाइसेस ऑब्वियसली करने पड़ेंगे, अभी तक जो आप रूटीन फॉलो कर रहे थे थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे उसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन आयुष। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एसएसबी जो है काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है ना, अलग अलग स्टेज पे हमें टेस्ट किया जाता है एसएससी द्वारा, तो कई बार नर्वसनेस आती है ना, बहुत कॉमन है, तो आप भी कई बार नर्वस हुए होंगे इस प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस, तो फिर आपने उस प्रोसेस में कैसे अपना पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन किया, कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखा है ना, वो आप मुझे बताइए। डेफिनेटली ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट टाइम हम लोग जाते हैं एज अ फ्रेशर, तो वहाँ देखते हैं स्मार्ट स्मार्ट बॉयज़ आए हैं, काफ़ी क्लीन शेव्ड हेड और काफ़ी फॉर्मल अटायर, हमारा इससे पहले तो नॉर्मल नॉर्मल होता है, उससे देख के कई बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट जब हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, काफ़ी डिफरेंस होता है, ऑल ऑफ सडन सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वही होता है, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता था, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में देखता थोड़ा होता था नर्वसनेस उस चीज़ को लेकर हो जाती थी, फर्स्ट डे ऐसी इमेज बन जाती है, बट धीरे धीरे रियलाइज होता है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट हाउ यू परफॉर्म ओवर देयर।
आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तो आप कैसे भी हो देखने में, दैट डजेंट मैटर। सो ऐसा होता है, स्टार्टिंग में हुआ था, बट धीरे धीरे ना चीज़ें रियलाइज़ हुई कि आपने अगर हार्ड वर्क किया है तो उस चीज़ से आप हर दिन कॉन्फिडेंस लो। डोंट डोंट थिंक अबाउट कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सबके अलग अलग पर्सनैलिटी है। क्योंकि अब हमें जो अच्छे लगते हैं ना, कभी कभी वो रिकमेंड नहीं होते, तो हमें लगेगा अरे बहुत अच्छा बच्चा है यार, इसके अंदर सारी क्वालिटीज इसको तो होना चाहिए। बट जो वहाँ पे एसेसर्स हैं उनका परसेप्शन डिफरेंट है, उनको जो चीज़ें चाहिए, यू नेवर नो व्हाट दे वांट। हमें सिर्फ आइडिया होता है रफली। सो वही है, मैंने ये चीज़ ओवर द लाइक प्रीवियस एसएसबी से थोड़ा सीखा है कि यार जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप जा रहे हो प्रिपरेशन के साथ, आप सिर्फ फोकस करो जो आपका टास्क है। इधर उधर कोई चीज़ फोकस करने की जरूरत नहीं है कि वो बंदे की परफॉर्मेंस कैसी है, उसने तो उसमें बहुत अच्छा कर दिया, मैंने उस वाले टास्क में अच्छा नहीं किया। इतना कुछ नहीं सोचना होता। एक टास्क अच्छा नहीं हुआ, नो डोंट वरी, भूल जाओ उसको। नेक्स्ट टास्क को उससे बेस्ट करने की कोशिश करो। तो बस यही मेरा हमेशा माइंड सेट रहा है कि अगर मान लो मेरा कुछ कोई टास्क में थोड़ा कम अच्छा हुआ है ना, मेरा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें पूरा फोकस मेरा उस पर रहेगा, उसको कैसे अच्छा करें। तो ये चीज़ हेल्प करती है काफ़ी। सो रिसेंटली आप रिकमेंड हुए बैंगलोर से एसबी से। तो रिसेंट रिकमेंडेशन में आपका कुछ ऐसा पॉइंट था, आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था बट मैंने लाइक किया, बट स्टिल आपको रिकमेंड किया गया, मतलब रिकमेंडेशन मिली आपको बट आपने कभी फील किया कि नहीं मुझे वहाँ पे ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था किसी किसी पर्टिकुलर टास्क में? ऑब्वियसली होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि आप हर टास्क में अच्छा परफॉर्म कर हाँ। सकते हो, बिकॉज एसएसबी में है कि अब ओवरऑल आपको जज किया जाता है सारे सब मिला के। सो ऑब्वियसली फर्स्ट डे जब पीपीटीटी दी तो मैंने स्टोरी जो कंप्लीट बहुत अच्छी लिखी थी, नरेशन में मैंने कॉन्फिडेंटली किया, बट थोड़ा एक्शन पार्ट में मेरा मिस हो गया। जो मैंने स्टोरी में लिखा बहुत अच्छे से था, बट मेरा उसमें मिस हो गया। बट ठीक था, बाकी चीज़ें मैंने ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट किया, वहाँ थोड़ा फील हुआ मेरे को। बाकी सीन ये था कि मेरे को फर्स्ट डे ही फीवर हो गया था। बैंगलोर का वेदर यू नो काफ़ी ठंड थी कंपैरेटिवली यहाँ से, तो आपको पता ही है। तो मैं स्कूटी से गया था रिलेटिव के घर से वहाँ तक, तो मुझे ठंड लगी थी। एंड जब जैसे प्रोसीजर सारे खत्म हुए दिन के, सो फीवर बहुत खतरनाक हो गया मेरे को शाम को। तो सेकेंड डे साइकोलॉजी टेस्ट था, और एसी वाले सब होते हैं हॉल्स, उसमें ही होता है, फैंस लगे होते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा काफ़ी। बट वही था कि कॉपरेट वहाँ पे काफ़ी लाइक जो भी वहाँ पे थे असेसर्स, उनसे मैंने बोला कि सर थोड़ा फ़ैन ऑफ कर दो। सो दे वर वेरी लाइक हेल्पफुल, तो कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी। परफॉर्मेंस वाइज पीपीटी में थोड़ा मुझे लगा। एंड एक्चुअली होता है ना कि जीटीओ टास्क में तो इस टाइम थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमारे जीटीओ सर ने कराया था चीज़ों को। वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा फोकस करे थे। फॉर एग्जांपल पीजीटी हो गया, तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या होता है कि पूरा ग्रुप एक साथ जाता है, बट उन्होंने इंडिविजुअली बुलाया, आइडियाज़ लिए, फिर उन्होंने फिर चेंज करके फिर और आइडियाज़ लिए, फिर जो दे रहा था बच्चा आगे कर दे रहा था। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मुझे हेल्पफुल यहाँ पे लगी, अच्छी चीज़ें हुई यहाँ पे। एंड एक और बस लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें कि होता है ना कि आप सारी चीज़ अच्छे कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन एट द एंड कुछ एक बुरा कर दो चीज़, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि यार शिट मैन सारी चीज़ें बहुत अच्छी गई। ऐसे मेरे साथ हुआ था एफजीटी में। एफजीटी में मैं आइडिया लगाया था मैंने, बट थोड़ा ऐसा उतना अच्छा आइडिया नहीं था। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा हिट की उस टाइम, यार शिट ऑल ऑफ सडन एट द एंड मैंने ये ब्लंडर किया। बट ठीक है, इट्स ओके, सारे बाकी परफॉर्मेंस मेरे अच्छे थे। सो वहाँ तक जजमेंट हो चुका था। ओके। हाँ, सो आयुष, मोस्टली क्या होता है कि जैसे हम लोग एसएसबीस में देखते हैं कि जो हमारा जीटीओ होता है वो कमांड टास्क में कन्विंस नहीं होता है कभी। आप उसको एक सॉल्यूशन बता दो, बोलता है ठीक है चलो दूसरा बताओ। कभी बोलता है कि ये हम कम कर देते हैं, अब करके दिखाओ। सो मतलब कभी कभी बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशन बन जाती है कि दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। कभी इसको कैसे कन्विंस करें? सो आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ है, अगर हुआ है तो आपने कैसे उससे डील किया? हाँ, ये इस टाइम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था। एंड मुझे खुशी हो रही थी, प्रेशर बिल्कुल नहीं फील हो रहा था, क्योंकि पता है हमें कि जितना ज़्यादा वो ग्रिल करेगा उतनी आपकी समझ जाओगे, वो उतने आपके उतना और अच्छे से आपको जज कर रहा है। वो इम्प्रेस्ड है आपकी परफॉर्मेंस से प्रीवियस इतना है। तो जितना ज़्यादा उसने मुझे ग्रिल किया, मुझे उतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे को बुलाया था उसने, मेरा चेस्ट नंबर मिड में था, तब भी उसने मेरे को पहले बुलाया। एंड मेरे को थोड़ा टफ मिला था, क्योंकि उसमें होता है ना कि आपको अगर ट्रायंगल मिल जाए आयरन वाला और छोटी सी बल्ली, एंड वैसा मिला था, स्ट्रक्चर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो फर्स्टली मेरे को इस पाथ से वो ले गया, तो मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया, उसने फिर चेंज कर दिया कलर्स, फिर और उसके बाद उसने चेंज करके फिर आगे आगे ले गया। फिर मैंने ये रूट कंप्लीट कर लिया, उसने कहा सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुका है, वापस से इस पे आ जाओ सेकंड वाले पे। तो जब ऐसा होता है ना, जितना वो चेंज करेगा ना उतना आपको थोड़ा खुश होना चाहिए कि यार चांसेस बढ़ रहे हैं हमारे रिकमेंडेशन के, कि वो साइन होता है कि हाँ आपको थोड़ा जज कर रहा है सही से वो, और ज़्यादा जानना चाहता है। तो इस चीज़ को मैंने इस वे में लिया है, प्रेशराइज फील कभी नहीं किया इस चीज़ को, हमेशा खुशी की है कि यार और पूछ, जितना आप पूछना चाहो पूछो मेरे से। तो दिस वॉज द सीन। जीटीओ में एक्चुअली ऐसा भी होता है कि एक्चुअली ना सिर्फ जीटीओ, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे कभी कभी जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो भी काफ़ी स्टबर्न टाइप के मिल जाते हैं कि एक्चुअली उनको कन्विंस करना पड़ता है हमें कि हाँ ये आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे ऑब्स्टिकल को कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो करना चाहते नहीं हैं, वो अपने आइडियाज़ हम पे इम्पोज करना चाहते हैं। सो अगर आपके साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, ये हुआ है मेरे साथ, लास्ट एसएसबी में हुआ था मेरे साथ। तो सीन वॉज कि
कई बार ऐसा होता है कि आप आइडियाज़ बता रहे हो, आपको पता है कि ये वर्क करेगा, बट दूसरे लोगों के पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो वर्क नहीं करेंगे, तब भी वो काफ़ी सुनते नहीं किसी की। तो इन सिचुएशन में ना ज़्यादा हमें भी चिल्लाना नहीं चाहिए कि हम भी बहुत हम्म। ऐसे पुल कर रहे हैं उनसे चीज़ें, उनसे रिसोर्सेज ले रहे हैं, बिकॉज जीटीओ जो है वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे सर। हमें सिर्फ उस पॉइंट पे हमें थोड़ा कामनेस मेंटेन करना है। अगर कोई बोल रहा है कि ठीक है मेरा आइडिया लगाओ, मेरा लगाओ, आपको ठीक है तुम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लगाना है अपने कलीग को बोलो ठीक है लगाओ, देख हाँ, लो जब अगर वो फेल होगा तो फेल होगा, डेफिनेटली फिर वो आप करेगा। जैसे ही फेल होगा ना, आपको लगा कि फेल हो गया, तुरंत आप बोलो सर आई एम हैविंग अ गुड आइडिया, या फिर अपने कलीग से बोल जेंटलमैन आई हैव अ गुड आइडिया, आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट, तो वो तुरंत सुनेंगे उस टाइम, क्योंकि फेल हो गया अब तो कोई चांस है नहीं। कभी कभी ये तो मैक्सिमम केसेस में आप ये अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, फिश मार्केट बन जाता है, सुनता ही नहीं कोई, तो उसमें ये कि आप थोड़ा काम रहो, जब आपको लगेगा कि बोल सकते हो बोलो, नहीं तो यू डोंट नीड टू एंटर इन दैट मेस। ऐसा ही तो चीज़ है। किसी पीपीडीटी में फिश मार्केट भी हुई थी? हाँ, ग्रुप डिस्कशन में तो ऑलमोस्ट हर बार होता है। हम्म। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जब भी लाइक थोड़ा रूम आपको छोटा सा भी दिखे, सो जस्ट ट्राई टू एंटर इन दैट, उस पॉइंट पे आप थोड़ा अपने पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करो, दैट्स ऑल। तो वर्स्ट फिश मार्केट कहाँ पे हुई थी? एक्चुअली सबका सेम ही था, बिकॉज जैसे ही लास्ट बंदे का इंडिविजुअल नरेशन खत्म होता है, हम्म। ग्रुप डिस्कशन ऑटोमेटिकली मोस्टली एसएसबी में शुरू हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा फिश मार्केट होता है, एटलीस्ट कम से कम तो 2-3 मिनट चलता ही रहता है, कोई किसी की नहीं सुनता। एग्जैक्टली। उसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि शांत रहूँ, बिकॉज देयर इज नो मीनिंग। और फिर जैसे जैसे सबकी वॉइस लो हो ना धीरे धीरे, तब आप एंटर कर दो उसमें, तो वो चीज़ वो नोटिस कर लेंगे जीटीओ वहाँ, और जो एस 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 हैं तीनों, एग्जैक्ट। तो दे विल नोटिस। हम एक्चुअली जैसे हम पीपीटीटी में ये भी होता है कि जैसे हम लोग स्टोरी अपनी राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक होता है जिसमें हमें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और मतलब थोड़ा काफ़ी लंबा ब्रेक हो जाता है। सो एट टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स अपनी स्टोरी को रिवाइज नहीं करते हैं या भूल जाते हैं, तो नरेशन में और फिर ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो आपने इसको कैसे डील किया था? सो इस चीज़ के लिए पता है, एक्चुअली जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था सेंचुरियन में ना, तो हम्म। जब सर की फर्स्ट क्लास हुई थी सर की, तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक आप पहले से एसएसबी जाने के पहले अराउंड 25-30 या 50, मैक्स टू मैक्स आप 50 भी डिफरेंट थीम्स पे स्टोरी प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर शो होते हैं, उसके साथ में अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे बहुत सारे फोटोज पड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे थीम से प्रिपेयर किया था यहाँ से स्टोरी। मैंने सर के ऑफिस में जाके उनसे चेक भी कराई थी स्टोरी, उन्होंने जो भी इंप्रूवमेंट जिस पार्ट में था स्टोरी के वो बताया था। फिर मैंने कम से कम 20 स्टोरीज फाइनलाइज कर ली थी कि हाँ मैं ये सब मेरी प्रिपेयर्ड है वेरियस डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे। फिर मैं उन स्टोरी के साथ गया था, जब जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मैचिंग मिल जाएगा, क्योंकि क्लियर हो जाता है कि हाँ स्टोरी का पैटर्न क्या, या चीज़ एग्जैक्टली। क्लियर हो जाती है। तो जब वहाँ लिख दोगे ना आप स्टोरी, तो वो चीज़ ऐसा होता है ना कि आपकी फिक्स जो एक मेंटालिटी है, फिक्स पैटर्न है कि हाँ मुझे एक्शन पार्ट में ये चीज़ें शो करनी होगी, इंट्रोडक्शन मुझे ऐसे करना है, तो आपको बार बार रिवाइज करने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको इतना उसमें घुल मिल चुके होते हैं स्टोरीज़ में, कि आपको दिमाग में रहता है कि हाँ मैं जब बोलूँगा तो मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा रहेगा, कहीं भूल भी रहा हूँ तो मैं ये ऐड कर दूँगा एक्शन पार्ट में ही, या फिर कंक्लूजन में मैं ऐसे कर दूँगा। तो वही चीज़ मुझे हेल्प की थी पीपीडीटी में, मैंने वहाँ लिखा, एंड फिर मैंने लाइक ज़्यादा रिवाइज नहीं करता, 2-3 बार ही मैं वहाँ पे रिवाइज करता हूँ जब ग्रुप डिसाइड होता है, फिर वहाँ पे बोल दो कॉन्फिडेंस के साथ, हम्म। दैट्स ऑल। कोई ऐसी भी स्टोरी मिली थी क्या कि जो इतनी ब्लर्ड हो कि नियरली इनविजिबल हो? हाँ, ये स्टोरी मिला था मुझे एफ कैट में। सीन ये हुआ था कि पूरी स्क्रीन ब्लैक थी, कम्प्लीटली ब्लैक थी, उसमें सिर्फ वाइट वाइट, ऐसा होता है ना कि आप इरेजर से इरेज कर दो उस पोर्शन को जहाँ लोग हैं, या उस पोर्शन को इरेज कर दो जहाँ क्लाउड्स है, ऐसा स्टोरी मिला था पिक्चर मेरे को। तो भाई सबके अलग अलग परसेप्शन होते हैं, आप अपने परसेप्शन से लिखते हो, कई लोग उसमें चीज़ें ऐसा होता है कि मोस्टली कॉमन दिख जाती हैं चीज़ें, तो यू डोंट नीड टू वरी। हाँ तभी कुछ कुछ होता है एक्सट्रीम केसेस जहाँ किसी को अलग ही परसीव कर लिया किसी ने कि बहुत ही डिफरेंट हो गया, नहीं तो नॉर्मली 3-4 चीज़ें सबकी कॉमन परसीव हो जाती हैं। तो ऐसे होता है ना कि जब कोई एक्सट्रीम केसेस में सब परसीव कर लेता है, उसको कन्विंस करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी एकदम बन जाती है कि मैंने यही देखा स्टोरी में। तो उसको एक कन्विंस करना बहुत टफ होता है, क्योंकि अब हमें तो क्या है, हमें तो एक कॉमन स्टोरी पे आना है। तो उस बंदे को कन्विंस कैसे करना है? मतलब कि वो तो ठान के बैठा है कि हाँ भाई मैं तो ये मेरी स्टोरी है, मैं यही बोलूँगा, और यही ग्रुप स्टोरी भी होनी चाहिए। तो ऐसे में उसको कन्विंस कैसे करना है? सी, आप ऐसा कर सकते हो कि पहले तो आप ट्राई करो, ठीक है, अब लाइक क्योंकि मेजोरिटी का एक परसेप्शन है, आपका भी उस आप मेजोरिटी में हो तो आप कर सकते हो कन्विंस कि हाँ एज वी ऑल हैव सीन दिस एंड मोस्ट ऑफ अस हैज परसीव दिस पिक्चर, हम ऐसे ऐड कर सकते हैं चीज़ें। बट कभी कभी होता है कुछ कुछ होते हैं कि जिन थीम्स बहुत ज़्यादा अपने लेके बैठ जाते हैं कि नहीं मैंने यही परसीव किया, और जब ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो एक साइड को कन्विंस कर भी लेते हैं कि हाँ ये थीम है, हम्म। तो उस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको नॉर्मली आप ये करो कि वही थीम को ले लो जो बंदा इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है, अपने पॉइंट से उसमें ऐड करो। ये ग्रुप डिस्कशन का मेन मोटिव ये होता है कि आपको एक कॉमन ग्रुप बनानी है, ये नहीं कि आपको सिर्फ अपनी स्टोरी को ही आगे रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी स्टोरी अगर नहीं ले रहा कोई, नो नो नीड टू वरी, आप जो बच्चे की स्टोरी ले रहे हैं
आप पहले कन्विंस करने की कोशिश करो, ठीक है आपने ये परसीव किया, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मेजॉरिटी उसके साइड जाएगी, तो आप अब क्या करोगे? आप ऐसा नहीं कि यार मेरी स्टोरी नहीं ली, छोड़ो फिर उनको करने दो, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके स्टोरीज में ऐड करना है, नए नए आइडियाज उसकी स्टोरीज में दो, फिर एक कंप्लीट स्टोरी बनाओ, क्योंकि एट द एंड एम यही होता है कि कॉम्प्रिहेंसिवली एक लाइक अच्छी सी स्टोरी बने, कॉमन स्टोरी, तो आप उस पर फिर एक टीम की तरह वर्क करो। That's it. ओके रिकेश, आपका मतलब बहुत सारी एसएसबीज का एक्सपीरियंस है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे खतरनाक एसआरटी आपको किस बोर्ड में मिली और कौन सी थी वो? हम भी एक्चुअली जानना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। खतरनाक तो ऐसा कोई नहीं था, बिकॉज एस आर टीज क्या होते हैं, नॉर्मल हमारे डेली लाइफ से होते हैं, थोड़े बहुत एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं। जैसे इस बार आई थी एस आर टी की, आप अपने फादर को पिक करने गए हो वहाँ पे स्टेशन पे, तभी आपने बॉम्ब के एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी, अब आप क्या करोगे इसमें? ऐसी एस आर टीज आती हैं, तो इसमें क्या होता है कि लाइक हमें ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं इधर से उधर, हमें क्या होता है लाइक मैंने एक कोट सुना था कि अगर कहीं फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे, तो आप देख नोटिस करोगे कि सब उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, बट एक सोल्जर ही होगा जो उस जिस डायरेक्शन में फायरिंग का साउंड आया उसी डायरेक्शन में भागेगा। ये कोट मैंने पहले सुना था, तो मेरे माइंड में था स्टार्टिंग से। मैंने ऐसा बनाया था कि मैं लाइक एक्सप्लोजन सुना मैंने, तो मैं उस डायरेक्शन में गया, मैंने देखा कि क्या सीन था, फिर लोगों को वहाँ पे सेफ्टी इंश्योर की लोगों की। आफ्टर दैट क्योंकि मैं फादर को मैं रिसीव करने आया था, तो सारी चीज़ें करके बाकी वहाँ पे अगर सेफ्टी वाले स्क्वाड आ गए, आफ्टर दैट आई केम बैक, फिर मैंने फादर को हैप्पीली रिसीव किया। तो यही होता है एस आर टी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस मोटिव से हम जा रहे हैं वो जरूर कंप्लीट करें। तो ऐसी एस आर टी से बहुत खतरनाक तो ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे नॉर्मल साथी हैं। ओके आयुष, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिकमेंडेशन। आपने अपना प्रिपरेशन टाइम का डेली रूटीन बहुत अच्छे से डिटेल में शेयर किया एंड आपने कोचिंग भी करी है सेंचुरियन से। मैं देखती हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जो इस असमंजस में होते हैं कि क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी हमें रिटन के लिए सफिशिएंट हो जाएगी एंड क्या शायद हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सो आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा? क्या आपको लगता है लाइक आपने टीचर्स के लिए बोला, मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी हेल्प मिली, इंग्लिश में आपको काफ़ी हेल्प मिली। सो डू यू थिंक दैट बिना कोचिंग एंड बिना प्रॉपर गाइडेंस के, स्पेसिफिकली जो एक कोचिंग सिलेक्टिव स्टडी करा पाती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है कोचिंग के पास, टीचर्स के पास, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो क्या उसके सहायता से आपको लगता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है, इसी वजह से आप सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए रिटन एंड एसएसबी? डेफिनेटली वो चीज़ हेल्प करती है, बिकॉज किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने का मेन एम होता है कि हमें एक्चुअली पता चले कि कोर्स क्या है, क्या पढ़ना है हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हो, तो ऐसा होता है ना, हम सब चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें इतना ज़्यादा होता है कि कोर्स फर्स्ट थिंग तो कंप्लीट नहीं हो पाता सेल्फ स्टडी से। अगर क्लियर हो गया मुझे इतना इतना पढ़ना है, देन इट्स गुड, सेल्फ स्टडी कर रहे हो नो प्रॉब्लम। बट जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, लाइक मेरा मेन एम था सेंचुरियन ज्वाइन करने का कि मुझे आइडिया तो लगे एक्चुअली मुझे पढ़ना क्या है सीडीएस के लिए। मैंने पहले अटेम्प्ट्स दिए, उसमें आई यूज टू स्टडी एवरीथिंग, जितना हो सके इधर का उधर का, सो उससे वो चीज़ नहीं हो पाता है। सो मैंने ज्वाइन किया था सितंबर में, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ 2 दिन बाद मेरा, जैसे ही पेपर खत्म हुआ मेरा 2 दिन बाद मैं यहाँ पे आ गया था क्लासेस करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग तो मेरा क्लियर हुआ, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है सेंचुरियन जब मैंने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट डे आपको क्योंकि सितंबर में ही सीडीएस का पेपर हुआ था, सीडीएस 2 2022। उसके जस्ट बाद ज्वाइन किया था, सर ने पहले वही क्वेश्चन डिस्कस किए, कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आए, फिर उन्होंने बताया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे फर्स्ट डे यही था कि क्वेश्चन डिस्कस हुए, पूरा हमें दिखाया गया कि सिलेबस, हमें हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, हमें सिलेबस बताया कि हाँ ये हमें अगले जो भी हमारे पास टाइम है 4 to 6 मंथ हमें ये पढ़ेंगे। हर टीचर ने बताया, साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर, मैथ्स के टीचर, सारे टीचर आए थे, सबकी आई गेस हाफ एन आवर की क्लास थी फर्स्ट डे। तो फर्स्ट थिंग तो वही है हेल्प की उसने कि इस क्लासेस ने हेल्प की कि हाँ ये पढ़ना है। सेकेंडली क्या है कि होता है ना, कई कई कोचिंग्स में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, नहीं तो बोल देते हैं कि इतना पढ़ा दिया हमने, ये लो ये टॉपिक है, घर से पढ़ के आना। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे आपको उतना पढ़ाया जाएगा जितने आने के चांसेस हैं, उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ाया जाएगा ऑब्वियसली। बट ये होता है ना कि टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई जाती है, क्योंकि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ये नहीं है कि आप जैसे स्कूल में होता है ना, हम लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखने वाला होते हैं, बट कॉम्पिटेटिव में होता है कि आप अच्छी चीज़ पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। तो यही हुआ मेरे साथ, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, पहले तो क्लियर हुआ माइंड सेट कि हाँ यार क्या पढ़ना है। उसके बाद सर ने कि हाँ इस टॉपिक से आप ये चीज़ें कवर करो। अब ये कि बच्चे लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, इतनी मोटी बुक, कोशिश करते हैं सब कंप्लीट करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन चीज़ ये है ना कि यहाँ पे आप जैसे मेरे को, हमने भी सबने ली थी, लक्ष्मीकांत सबने ली थी, बट यहाँ पे सर थे हमारे, संजय सर थे, वो पहले स्टार्टिंग उन्होंने पॉलिटी ली, फिर वैभव सर आए उन्होंने ली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टॉपिक्स बताए कि हाँ यार, उन्होंने पैटर्न देखा पिछले यार 3 साल से सीरियस में ये टॉपिक्स ही आ रहे हैं, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं लक्ष्मीकांत ने कि कभी नहीं आते, कभी भी उन्होंने आया नहीं है। तो सर ने बताया कि हाँ पहले इनको इंपॉर्टेंस दो, फिर अगर टाइम बचा देन गो फॉर एक्स्ट्रा टॉपिक्स। उस वाले ऑप्शन से ऑब्वियसली कोचिंग ने हेल्प किया।
थर्ड चीज़ है कोचिंग का बेनिफिट यहाँ पे एक और चीज़ है कि प्रीवियस और क्वेश्चंस आपको करने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उससे आइडिया रहता है कि हाँ पेपर दे रहे हो आप। जैसे मोस्टली ऐसा होता है ना कि जो सैटरडेज़ को यहाँ पे टेस्ट होते हैं, हर सैटरडे को टेस्ट होता है, तो उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकते हो कि हाँ ये लेवल है, मुझे और इस फील्ड में हार्ड वर्क करना है, इसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे इस सब्जेक्ट में। उस वाली परसेप्शन से भी हेल्प करती है कोचिंग। ओवरऑल बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे सब एक बहुत अच्छे बच्चे हैं, लाइक यहाँ पे कंपटीशन की जो फीलिंग है ना, कॉम्पिटिटिव, वो बहुत अच्छी है। ये भी एक एडवांटेज होता है कोचिंग ज्वाइन करने का, क्योंकि घर पे आप अकेले रूम में पढ़ रहे हो, कुछ आइडिया नहीं लगता, कभी कभी आपका मन नहीं होता पढ़ने का, तो आप कहते हो छोड़ो यार कल पढ़ूंगा। बट यहाँ पे ऐसा होता है कोचिंग में कि देख रहे हो आप कि यार ये बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, इसके रिस्पॉन्सेस क्लास में इतने अच्छे हैं, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस सब्जेक्ट में यार, तो एक उससे होता है यार फीलिंग आती है कि मुझे भी होना चाहिए। तो इस परसेप्शन से भी बहुत हेल्पफुल है कोचिंग। यहाँ पे मैंने देखा लाइक बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, कई बच्चों को क्लियर हुआ यहाँ पे CGS रिटर्न मेरे साथ। तो ये तो हमेशा कॉम्पिटिशन की फीलिंग रहती है कि नहीं यार इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा करना है, तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब बेनिफिट्स हैं कोचिंग के। सो बेसिकली सेल्फ स्टडी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, जो एक बेहतरीन कोचिंग ही प्रोवाइड कर सकती क्या है। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी तब काम आती है जब फाइनली जब पेपर आने वाला हो, जब आपको रिवीजन फेज है, उसमें आप कर लो। क्योंकि लेकिन उसके पहले आपने 3-4 महीने कोचिंग की हुई है, तो वो आइडिया रहता है कि यार हाँ मैंने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके, थैंक यू। Hi Ayush, how are you? Good. Okay, so Ayush, congratulations to you and your family members first of all. And I want to know, like, what was your routine? Like, what was your morning to night routine? सो बिकॉज यहाँ पे क्या होता है अकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बट सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का होता है, एग्ज़ाम बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं। तो मतलब आपका क्या रूटीन रहता था? क्योंकि बच्चे क्या क्या होता है ना कि बच्चे कुछ ऐसा टाइम टेबल, उनका ऐसा शेड्यूल रहता है कि वो फोकस ही नहीं कर पाते स्टडीज़ पे। तो आपका ऐसा क्या शेड्यूल रहता था कि मतलब आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो आप उन बच्चों को थोड़ा सा अगर गाइड करोगे, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि आपका पूरा टाइम टेबल क्या रहता था मॉर्निंग टिल नाइट, so that will be useful to all students. सो टॉकिंग अबाउट माई रूटीन, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ने वाला हूँ। सो आई Okay. यूज टू स्टार्ट माई डे एट अराउंड 7:38 एज आई मैंशन। उसके बाद मेरा था सेम करंट अफेयर मैं फॉलो करता था, एंड मॉर्निंग स्लॉट मेरा ये रहता था करंट अफेयर फॉलो करना, नोट्स प्रिपेयर करना। सेंचुरियन का हमेशा मैंने जैसे बताया कि सुबह आते हैं वीडियोस, तो उसके मैं नोट प्रिपेयर कर लेता था हर दिन, और लॉन्ग विद दैट न्यूज़ पेपर। ये मेरा मॉर्निंग था। उसके बाद मैं फ्रेश होने के बाद पूजा करता था, एंड उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आई यूज टू गिव ओनली 1 आवर। तो उस 1 आवर में मैं कोई भी लाइक अगर मैंने करंट अफेयर बनाया तो उसको रिवाइज कर लिया मैंने, या फिर मुझे कोई एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी मैंने कुछ रात को पढ़ा तो उसको मुझे थोड़ा कंप्लीट करना है तो वो कर लिया। तो 1 आवर ऐसे रहता था। फिर मैं नैप लेता था अराउंड 1.5 आवर का। उसके बाद मेरी क्लासेस होती थी यहाँ पे कोचिंग में 2 to 6, तो 2 to 6 यहाँ क्लासेस कर ली। फिर 6 o'clock के बाद एक्चुअली होता है ना कि काफ़ी बच्चे क्लास कोचिंग के बाद यहाँ पे असेंबल हो जाते हैं, तो 1 आवर वहाँ वेस्ट करते हैं। तो मेरा ये नहीं था, मेरा था कि यार एक बार क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद जितना घूमना फिरना है, जितना इंजॉय करना है वो करेंगे आराम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं यार पहले उसको साइड कर दो, बिल्कुल ही साइड कर दो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही लग्जूरियस, तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। अब तो डू और डाई का सिचुएशन कि यार यही करना है, बिकॉज फैमिली में भी आपको, अगर आप एल्डर हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती है। तो मेरे माइंड में यही था कि यार अभी पूरा फोकस इसी पे देना है। वैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, यू नेवर नो आपका आगे का क्या प्लान है, आप बैकअप करते हो, बट वो होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको पूरा 100% देना होता है। तो मेरा यही था क्लियर, तो मैंने सारी चीज़ें अवॉइड की, मूवीज़ देखना अवॉइड किया, घूमना अवॉइड किया, या फिर दोस्तों के साथ घूमना फिरना या बात करना मिल के, कॉल्स अवॉइड किए, फ़ोन कॉल्स, वही होता है काफ़ी लंबे लंबे आवर्स तक आप बात करते हो, वो चीज़ मैंने अवॉइड की इस वाले फेज़ में। उसके बाद मैं कोचिंग करता था 2 to 6। कमिंग बैक टू होम मैं थोड़ा आराम करता था, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता। आफ्टर दैट मैं बैठ जाता था पढ़ने के लिए। 3 आवर्स का मेरा फिक्स था, एक सब्जेक्ट फिक्स था हमेशा। उसमें मैं हिस्ट्री कर लेता था, एक चैप्टर कंप्लीट करना हो तो हिस्ट्री कर लेता था, या फिर जोग्राफी या पॉलिटी, उस वाले स्लॉट में हमेशा। उसके बाद फिर वही आप डिनर कर लो। मेरा थोड़ा डिनर लेट हो जाता है, 10:30 11 हो जाता है, कभी कभी तो 12 o'clock पे डिनर करता था मैं, अगर मुझे थोड़ा सीरियसली कुछ कंप्लीट करना होता था उस दिन। तो आफ्टर कंप्लीटिंग वो हो गया, डिनर कर लिया। डिनर के बाद मैंने जैसे बताया मेरा फिक्स था कि मैथ्स करनी ही करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा मेरा एम था कि मिनिमम 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है 100 में से इसमें इस बार तो, क्योंकि हर बार मेरा 40 क्वेश्चंस 35 ऐसे रहते थे मैथ्स में। इस बार मेरा पूरा वो था कि हाँ मुझे 50 करनी है इस बार अटेम्प्ट। तो मैथ्स को मैंने पूरा प्रेफरेंस और मतलब की प्रायोरिटी दी लेट नाइट टाइम में। वही था अराउंड मैं कभी कभी 2:30 या कभी कभी 3 o'clock पे सो जाता था। 1-2 दिन तो ऐसे मैं सोया नहीं कई बार,
और एग्ज़ाम्स की जब पास आए अराउंड 2 मंथ्स थे एग्ज़ाम्स को, तो मैं लाइक वीक में एक दिन तो हो जाता था जब मैं सोया नहीं पूरी रात, फिर दिन में सो ओके। जाता था। तो ऐसा सीन था। वही है ना, काफ़ी लाइक होता है ना, जब सीरियसली प्रिपेयर करो तो फिर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ जाता है एक पॉइंट के हाँ, बाद। हाँ। अब वो कुछ मन नहीं करता और कुछ करने का। मेरे को लगता है कि इतना हार्ड वर्क पुट किया तो फिर लास्ट के मंथ में क्यों वेस्ट कर होने दें इतना हार्ड वर्क। बस ओके। वही था, मैंने ये पूरा रूटीन फॉलो किया टिल फेब। हाँ। फिर मार्च में मैंने फिर एक मंथ का पूरा कंप्लीट अपना रिवीजन का शेड्यूल बनाया, सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन का शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल एकदम एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग बनाया, हर डेट का, बहुत ही क्लासीफाइड था वो। तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग 1 मंथ में अपना रिवीजन कंप्लीट किया। एंड फाइनली जब लास्ट के 10 डेज में मैंने मॉक स्टार्ट किया। मॉक पहले दिए थे, थोड़े बहुत देता था, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं देता था कि जब तक आपकी 100% प्रिपरेशन ना हो ना, तब तक उतने नंबर्स वो नहीं आते उसमें, कोई मीनिंग नहीं है। तो मैंने जब कंप्लीट हो गया, मेरा सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया एवरीथिंग, तब मैंने कुछ मॉक्स दिए। एंड यहाँ पे टेस्ट तो मैं देते ही रहता था, सैटरडेज को आ जाता था शाम के टाइम अराउंड 2 o'clock या कभी कभी 4 o'clock से टेस्ट होते थे यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो आपको अगर लगता है कि हाँ इस सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है, तो उसके टेस्ट दे दो। आपको तीनों के देने तीनों दे दो, एक का देना आप एक दे दो, जैसा आपका टाइम है, ठीक है। ओके। तो मैं वो करता था, फाइनली रिवीजन किया फाइनल मंथ में, एंड देन फिर अप्लाई कर दिया। तो ओके। सब अच्छा हुआ। मैथ्स में मैंने 53 के अराउंड अटेम्प्ट किए एंड 49 वाज करेक्ट। ऐसे सारे पेपर अच्छे हुए काफ़ी। Okay. Thank you. I wish you all the best and have a great future ahead. थैंक यू। Thank you. हेलो आयुष। मुझे ये जानना है कि जो आपको रिटन एग्ज़ाम था, तो जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया सीडीएस में, आपने बताया कि उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस समय जो पेपर आए हुए थे तो उसको यहाँ पे सॉल्व करवाया गया। तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आप बता रहे थे कि लास्ट मंथ में वो करवाए जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए कितने हेल्पफुल रहते हैं? वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एक्चुअली। जब स्टार्टिंग होता है ना सेशन का, कोई भी सितंबर से, लाइक सपोज अप्रैल वाला पेपर है, तो उसका बैच सितंबर से स्टार्ट होता है। जी तो उस टाइम फर्स्ट मंथ में पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहाँ पे कराते हैं जी कि आइडिया लगे कि हमें कैसे अप्रोच रखना आगे। और जब फाइनली जब पेपर आने वाला होता है लास्ट मंथ में या सेकेंड लास्ट मंथ में पेपर के, उस टाइम ये करते हैं सर यहाँ पे ना, टीचर्स, सारे टीचर्स ये पीपीटी प्रिपेयर कर लेते हैं, पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट है, चाहे इंग्लिश हो चाहे जीएस में कोई भी सब्जेक्ट्स हो जी या फिर मैथ्स हो। हमेशा देखा है मैंने कि यहाँ पे पीपीटी पूरा प्रिपेयर कर लिया सर ने, और फिर हमें क्लास में पीपीटी प्ले करते थे, सारे बच्चों के साथ में उसको सॉल्व करते थे। मान लो किसी क्वेश्चन में डाउट है, सर सॉल्व करके दिखा दे। इंग्लिश में होता था कि बच्चे आंसर कर देते थे, बिकॉज इतना टाइम तक पढ़ाई की कोचिंग में ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। तो लास्ट मंथ में जब ऐसा होता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वहाँ पे आप स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप सॉल्व करते आते हो, जी। पूरा उससे रिवीजन हो जाता है। बाकी जो प्रिपरेशन के दौरान जो यहाँ पर कंटेंट पार्ट रहता है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के थ्रू, जो आप लोगों को मिलता है जब आप प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आते हैं, वो कितना यूज़फुल रहता है? वो टोटली यूजफुल रहता है। फर्स्ट Totally ऑफ ऑल, useful अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट है, बड़े वाले सब्जेक्ट्स, मैथ्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइक, मैंने जब पढ़ा था तो मुझे अविनेंद्र सर ने पढ़ाया था यहाँ पे। जी सो उन्होंने क्या किया कि लाइक पहले होता था ना कि पहले मैंने जब पढ़ा था उसमें वही था, मैंने जैसा मेंशन किया कि बहुत नॉर्मल मेथड्स यूज़ करता था, लॉन्ग वाले। उससे होता था कि टाइम में आप कर नहीं पाते ज़्यादा क्वेश्चन। जी जी तो सर ने लाइक, जब मैं इन्होंने स्टार्ट किया दिसंबर में, मैंने पढ़ना शुरू किया सर से, तो वहाँ पे मुझे लाइक इतना एक्सट्रीमली डिफरेंट होता है ना पूरा, सारी चीज़ें। आप जी। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करो, फिर आपको मज़ा आने लगता है, क्वेश्चंस करें बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, रेशियोज से सॉल्व होते हैं, परसेंटेज से सॉल्व होते हैं। तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे लाइक मैथ्स और इंग्लिश तो मैं टोटली यहाँ पे डिपेंडेंट था। इंग्लिश में आरपी सर लाइक A to Z चीज़ें वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई है, एग्जैक्टली मैं वो पढ़ के गया, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। अलॉन्ग विद दैट संदीप सर, वो कैप के टीचर है यहाँ पे ना, जी लिमिटेड, हर जब भी क्लास हो अराउंड 30 40 50 वो कैप लेके आते थे हर दिन। सर नोट कराओ, और पता है जैसे आज वो कैप पढ़ाया जो सर ने, नेक्स्ट क्लास में पूरा पहले रिवीजन होता है इस वो कैप का, फिर नया वो कैप पढ़ते हैं हम लोग। तो क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाती हैं वो कैप का, इस संदीप सर की क्लास में। और देखोगे आप ना, तो प्रीवियस ईयर से सर लाइक बहुत सेलेक्टिव चूज करके लाते हैं, सर एक अपना नोट लेके आते हैं, उसमें बहुत सेलेक्टिवली लेके आते हैं। तो बस उतने पढ़ने, आपको कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है वो कैब में, इंग्लिश में, मैथ्स में। अब बात है जैसे ज्योग्राफी की और पॉलिटी का, तो सर यहाँ पे टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाते हैं। बाद में जब कोर्स कंप्लीट होता है फिर एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें सर पढ़ाते हैं, उतना बहुत सफिशिएंट आपको। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे और पढ़ना है, मेरे बस और टाइम है घर पे, आप पढ़ो, सर यहाँ पे आपको सोर्सेज बता देंगे। सेंचुरियन के वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, अपार्ट फ्रॉम, दो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास होती है, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो बहुत क्लासेस है। आप वीडियो देख लो, उसमें अलग कंटेंट आपको मिलेगा, क्लास में भी आपको बहुत मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप सब, अगर सारी चीज़ें एक साथ कर लो ना, तो जितना प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर आपको कहीं एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर, किसी भी सब्जेक्ट में। सारा यहाँ लिमिटेड है और सफिशिएंट है। एसएसबी इंटरव्यू की जब आप यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, तो जो साइकोलॉजी का सेगमेंट है उसमें शशि सर की जो आपको टिप्स मिली, वो कितनी यूज़फुल रही आपके इस इंटरव्यू? एक्चुअली पूरा सब शशि सर ने लिया था हमारा, जब मैंने क्लास की 21 डेज के,
सो आई गेस पूरे 1 वीक या 1.5 वीक तक सर की फुल क्लास है एक्सपीरियंस। एवरी डे। जी शाम के टाइम होती है सर की क्लास। तो हर दिन सर ने एक लाइक, मान लो फर्स्ट है आपका टैट है, जी तो हर दिन फर्स्ट मान लो टैट के 3-4 उन्होंने सेशंस लिए सर ने। जी पूरा एकदम पूरा थॉरली पढ़ाते हैं सर की हर चीज़ में। ऐसा होता है ना यहाँ पे कि पहले आपने सर ने बता दिया अपना, ठीक है कि हाँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं टैट में होना, क्या क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए टैट में, डिफरेंट स्टैंडर्ड क्या है स्टोरी लिखने के, क्या क्या लाइक लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ के। एक बेसिक स्टोरी होती है, उससे अच्छी स्टोरी होती है। सर ने सारी चीज़ें बताई पहले। फिर उसके बाद हम मिनिमम एक दिन में मुझे लगता है 5 to 6 स्टोरीज हर सेशन में करते ही थे प्रैक्टिस। पीपीटी आ गई, स्क्रीन पे आ गई, या फिर हमारे पास एक बुक है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम मैम? रणनीति बुक। रणनीति। जी सो रणनीति बुक है, उसमें बहुत सारे हैं आपके फोटोज हैं। जी तो भाई सबके पास बुक हो जाती है, फर्स्ट डे आपको मिल जाता है जब भी आप एसएसबी होता है, फर्स्ट जैसे आपने ज्वाइन किया फर्स्ट डे मिल जाएगी। हाँ सर है सबके पास होती है बुक। सर ने बोला कि ये वाली इस वाली पिक्चर पे आ जाओ, आपके पास 4 मिनट का टाइम है। सर ने टाइमर सेट किया, हो गया। फिर सर लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सुनते हैं स्टोरी उसी दिन। एक स्टोरी को कम से कम नहीं तो 20-30 स्टूडेंट सुनते ही हैं क्लास में। सबको बताया उन्होंने क्या क्या इम्प्रूव करो। तो ऐसे चलता है सारे सेशंस, चाहे टैट के हो, चाहे एसआरटी के हो, चाहे वैट के हो, चाहे एसडी के हो। और इन सब चीज़ में ये ना कि आप कभी भी सर को अप्रोच कर सकते हो। अगर मान लो आपने स्टोरी लिखी, तुरंत सर ने अपना नंबर सबको दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर। आपको लगता है कि यार मुझे स्टोरी चेक करानी है, तुरंत आप लिखो स्टोरी, क्लिक करो, फोटो भेज दो सर को। सर अवेलेबल है ऑफिस में, आप तुरंत मैम से बोलो बाहर रिसेप्शन पे कि मैम सर से मिलना है। तुरंत आप जाओ, जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए सर से दिखा दो स्टोरी, तुरंत सर आपको बताएंगे सारी चीज़ें। ये काफ़ी लाइक बहुत हेल्प करते हैं कि आपने तुरंत लिखा है, आपको तुरंत उस पर रिव्यूज़ मिल जा रहे हैं कि आप नेक्स्ट पे वर्क कर सको। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए भी। कई बच्चों ने तो सर का पूरा लाइक 60-70 स्टोरीज भेज दी व्हाट्सएप पे। जी। लाइक सर ने, हाँ पेशेंटली सबका सर ने रिव्यू दिया। इट्स काफ़ी हेल्पफुल था तो जो आपका स्टार्ट से रिकमेंडेशन का जो बीच का सफ़र था, इस बीच जो आपने रणनीति बनाई थी, तो उस रणनीति में ये रणनीति बुक जो सर के द्वारा लिखी गई है, ये कितनी आपके लिए यूज़फुल रही? काफ़ी हेल्पफुल थी। एक्चुअली होता है ना कि अब आप प्रिपरेशन को तो आप सोर्सेज ढूंढते हो यार, जी वैट कहाँ से निकालूँ प्रैक्टिस करने के लिए, एसआरटीज कहाँ से निकालूँ, नेट से सर्च जी करूँ। जब बुक होती है आपके पास, बुक में सब है, बहुत सारी इमेजेस हैं आपके पास, पिक्चर्स हैं स्टोरी लिखने को, वैट के बहुत सारे सेट्स हैं। वो भी सेट्स बहुत क्लासीफाइड हैं। फर्स्ट आपके पॉजिटिव मूड वाले वैट हैं सारे, फिर जी उसके बाद आपके नेगेटिव वर्ड्स वाले वैट हैं, फिर उसके बाद मिक्सड हैं पूरे। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि आपने पहले अच्छे बनाए, उसके बाद नेगेटिव मूड पे बनाए, फिर आपने मिक्सड प्रैक्टिस की। तो ऐसे आई गेस 5-6 सेट्स हैं अच्छे से पूरे। जी जी एसआरटी का भी सेम मैंने बताया कि बहुत सारे रिएक्शंस, उसमें भी सर ने बहुत सारा लाइक सब चीज़ें सेक्शंस को डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में एक टाइप के एसआरटी है, सेकंड में एक टाइप के एसआरटी है, थर्ड में एक टाइप की है, उसके बाद फिर सारी मिक्सड हैं 3-4 सेट्स। तो वही ये मुझे बहुत हेल्पफुल थी कि आराम से आप जब भी आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करना है, बुक उठाओ, बुक में स्पेस है, आपको पेंसिल लो, जी। तो उसमें तुरंत प्रैक्टिस को एक दिन में एक एसआरटी कर लो। उससे होता है जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, उतना आप इम्प्रूव करोगे। जो उससे काफ़ी हेल्प मिली। एग्ज़ाम टाइम रहता है, जैसे जैसे पास आने लगता है, तो उस बीच जो प्रेशर बढ़ता है, तो उस बीच ऐसी कोई टिप्स आप बताइए जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हाँ, प्रेशर तो ऑब्वियसली होता जैसे है जैसे जब भी पास आप आता है? प्रिपेयर जी करके जाओ, तो जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं उसके लिए कुछ नहीं है प्रेशर। ऐसा कोई सोल्यूशन भी नहीं है ऐसा कि बिल्कुल ही जी प्रेशर आपका गायब ही हो जाएगा, बिकॉज बच्चे जो हार्ड वर्क करते हैं उनके ऊपर रहेगा प्रेशर। पर थिंग इज़ कि आप जब एक बार एक कॉन्फिडेंटली जाते हो ना रिवीजन करके चीज़ों का, जी सारी चीज़ आपको पता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, इतना तो पढ़ लिया, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एट जी द एंड ऑफ प्रिपरेशन कि हाँ यार इतना तो पढ़ लिया मैंने कि अच्छा मार्क्स में स्कोर करूँगा, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करूँगा, अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा फॉर द मेरिट। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। अगर कुछ बच्चे होते हैं कि यार इधर से उधर से अगर आपने पढ़ा है, कुछ अच्छा कंक्रीट नहीं पढ़ा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जब कोचिंग अपना बताऊँ, मैं जब जॉइन किया मैंने, तो मैंने चीज़ें पढ़ी, मुझे स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस था। स्टार्टिंग में थोड़ा कम था बिकॉज़ वही था ना कि लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था, कुछ पता नहीं था कि कहाँ से क्या पढ़ना है। बट जैसे-जैसे ओवर द पीरियड फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ यहाँ पास हुआ, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली आ गया, हाँ यार मैं राइट पाथ पे हूँ। तो जब ये चीज़ माइंड में आती है कि हाँ राइट पाथ पे हो आप सही अपने गोल की तरफ सही वे में बढ़ रहे हो, आप जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए उससे जा रहे हो, तो एट द एंड कॉन्फिडेंस रहेगा आपको अच्छा करने। और जब फाइनल जब डे हो ना पेपर का, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, अच्छा होगा बुरा होगा, इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, इसमें प्रिपरेशन अच्छी नहीं है यार, उसमें थोड़ा वीक हूँ, बी नो पॉजिटिव। नीड टू थिंक एनीथिंग। आपको बस 100% देना है उस दिन। आप बस ये कोशिश करो कि फर्स्ट पेपर मान लो इंग्लिश का तो ईजी होता है, बच्चे अच्छा करते हैं। मान लो सेकंड पेपर जीएस का है, किसी ने यार बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाया, फॉरगेट अबाउट इट। नेक्स्ट मैथ्स का है, उस पर आप 110% दो पूरा स्टार्टिंग से ही, ये कवर हो जाए, ये माइंड से साथ जाओ। बाकी जो एसएसबी इंटरव्यू आपका था, तो जब आप जीटीओ ग्राउंड पहुंचे थे वहाँ पे, तो वहाँ का जीटीओ ग्राउंड और जो अपना सेंचुरियन जीटीओ ग्राउंड है, उसमें क्या आपने मतलब डिफरेंस पाया, और यहाँ पर जो चीज़ें आपने करी, क्या वो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही? मतलब वहाँ पे काफ़ी ईजी तरीके से आपने चीज़ों पर काम किया और आपने रिकमेंडेशन प्राप्त किया, तो उस बीच आपको यहाँ का जीटीओ ग्राउंड कितना हेल्पफुल रहा? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था एक्चुअली, बिकॉज पता है डिफरेंस क्या है।
यहाँ पे जो भी ऑब्स्टेकल है ना एक लेवल हायर है यहाँ पे। जी जानबूझ के पता है कोचिंग वालों ने जानबूझ कर रखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज अगर आपने यहाँ के कर लिया ऑब्स्टेकल्स, मान लो जी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की बात करूँ मैं, या फिर जो टास्क वाले भी हैं, जी पीजीटी टास्क है व एचजीटी है। फर्स्टली अगर मैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की बात करूँ, यहाँ पे अगर देख लो कमांडो वॉक हो गया जी या फिर टाइगर लीप हो गया, तो ये सब जो है इसमें बहुत लाइक थोड़ा हायर लेवल पे है। तो आपने अगर यहाँ पे कर लिया ना, थोड़ा फियर आपने यहाँ पे ओवरकम कर लिया, वहाँ जाओगे आपको बहुत ईजी लगेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि वही है ना कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे कर लिया आपने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हाइट कम होगी किसी किसी ऑब्स्टेकल्स की, कोई शॉर्ट डिस्टेंस का ऑब्स्टेकल होगा तो आप इजीली कर लोगे। बचा पीजीटी एंड एचजीटी के जो टास्क हैं, कमांड टास्क हैं, यहाँ के स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं। जी सब जितने भी एक साथ जितने भी गए ग्राउंड बच्चे, उनको जितने भी वहाँ पे सर हैं 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। टीटीओ सर हमेशा जाते हैं। उसके बाद हर ग्रुप को अपना मिलता है कि हाँ आप जैसे 2 हैं, यहाँ पीजीटी के 2 हैं, एचजीटी के भी 2 हैं, और कमांड टास्क के तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, 2 होते हैं। सर्कुलर बॉम्ब वाला हो गया, फिर सारे टाइप के स्ट्रक्चर ग्राउंड में मिल जाएंगे। तो जब आप पीपीटी कर लो, आप पीजीटी यहाँ पे कर लो, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। लाइक हर स्टेज पे आप जैसे मान लो कि आप इस वाला ऑब्स्टेकल आपने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बीच में आपको इंटरप्ट करके आपको सर बताएंगे कि यार यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं। ये होता है कि आप पहले कंप्लीट करो खुद से, बच्चा खुद जी से सीखे, खुद से आइडियाज़ लगाए कि हाँ यार यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, वहाँ कितना भी टाइम लगे, ठीक है, बट आइडियाज़ आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। जब खत्म हो जाए, सर खुद बताते हैं आके कि हाँ इस पे आप ये कर लो, वो कर लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बच्चे क्यूरियस होते हैं तो आप खुद से आके पूछ, सर यार सर इस पे मतलब सर इस पे मैं कौन सा और नया आइडिया लगा सकता हूँ, ये वाला मैंने सर यूज़ कर लिया, तो दे विल टेल यू। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है यहाँ पे। बाकी हमें पता है लाइक मान लो कि सर के साथ हमने टाइम स्पेंड किया, सर ने हमारे से टास्क करा लिए, उसके बाद हमें थोड़ा खुद का टाइम मिलता है, 1 आवर के अराउंड खुद का टाइम मिलता है। सर हमें सारे वो दे देते हैं हेल्पिंग मटेरियल, जी बच्चे खुद अपने अपने जिसको जिन वाले ऑब्स्टेकल पे आपके प्रैक्टिस करना होते हैं, बच्चे आराम से करते हैं। कुछ डाउट होता है, सर वहीं बैठे रहते हैं, आप जाके पूछ लो सर इसमें क्या करना है। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है। जैसे आप एसएसबी इंटरव्यू में आपका जो लास्ट डे था, कॉन्फ्रेंस डे, उस दिन जो अलाउंस होता है कि आप रिकमेंड हैं या फिर क्या है, तो जो जब आपको रिकमेंडेशन के बारे में पता चला तो आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया और उनका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले ऑब्वियसली मदर को इन्फॉर्म किया मदर को मैंने। इन्फॉर्म किया था। फादर वाज इन ऑफिस दैट डे, सो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। ऑब्वियसली मम्मी तो हर दिन प्रे करती थी फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक। तो जब मैंने बताया फाइनली मम्मी हो गया मैं रिकमेंड, तो शी वॉज टू हैप्पी। और होता है ना इस टाइम पे मम्मी को गिने था कि प्रोसेस बहुत लंबा है, हमें पता है कि यार अभी मेडिकल्स हैं, फिर मेरिट का वेट करो, अभी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगी। तो मुझे काम डाउन थोड़ा मम्मी करना पड़ा कि अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। जी मैंने बोला उनको कि ज़्यादा किसी को इन्फॉर्म मत करना, सारी चीज़ें हो जाए फिर वी विल इन्फॉर्म हैप्पीली। तो मदर को बताया, फिर फादर को थोड़ी देर बाद कॉल किया। फिर जब सारा प्रोसीजर हो गया, जो फॉर्म फिलअप होता है रिकमेंडेशन के बाद सारी चीज़ें, फिर शाम को थोड़ा टाइम मिलता है हमें कॉल करने का। सो फिर मैंने फ्रेंड्स को 2-3 फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म किया, और जहाँ मैंने स्टे लिया था वहाँ पे अपने रिलेटिव के यहाँ बैंगलोर में, उनको इन्फॉर्म किया। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं मेरे टीम मेंबर्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगी, अक्सर बिकॉज आपने दोनों ही तरीके की एंट्रीज दी हैं, रिटन के भी एंड डायरेक्ट एंट्रीज, तो दोनों ही एंट्रीज में आपको क्या डिफरेंस लगा एंड व्हाट यू वुड सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू बी रेडी फॉर, बिकॉज दोनों ही एंट्रीज में जब हम काउंसिल करते हैं स्टूडेंट्स को, क्राउड डिफरेंट होता है। एक तरफ डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं जहाँ उन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी होती और मिक्सड एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ रियल एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ सिर्फ यूं ही देने आए होते हैं, और वहीं एक तरफ रिटन जो एक पूरे पड़ाव को क्रॉस कर आए होते हैं। तो दोनों ही एंट्रीज के बीच में एक डिफरेंस बताइए और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो मैम डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली मैं जब टीएस के लिए गया था, फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मोस्टली जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है उसमें वैकेंसी कम होता है, तो उनका जो जजमेंट क्राइटेरिया वो थोड़ा हायर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जजमेंट होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया। कंपैरेटिवली आप रिटर्न एंट्री से जाओ तो आपने ऑब्वियसली इतना हार्ड वर्क करके आप उस टाइम वहाँ पर पहुँचे हो। सो मैंने देखा थोड़ा सा कहीं कहीं आप देखोगे तो लीनियंट होता है उनका जजमेंट। ये नहीं कि डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली एसएसबी में जो चीज़ क्राइटेरियाज फिक्स्ड हैं, जो OLQs उनको चाहिए, दे लुक फॉर दैट, बट ये डिफरेंस है मेजर थोड़ा जजमेंट का। एंड एज आपने मेंशन किया कि वहाँ पे नंबर ऑफ जो आते हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं डायरेक्ट एंट्रीज में, बिकॉज मेरिट और मार्क्स ग्रेजुएशन या फिर स्कूल के मेरिट मार्क्स के बेसिस पे होता है। सो उससे ये होता है कि जब इतना क्राउड आता है तो फिर वो फर्स्ट डे तो होता है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हैंडल होता है। लाइक कभी कभी होता है कुछ जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं उनका उस क्राउड में मिस हो जाता है जी। चांसेस। बट एज अगर आप रिटर्न के लिए जाओगे, रिटर्न क्लियर करके जा रहे हो, तो उसमें होता है कि कम वहाँ पे रिपोर्टिंग कम होती है एसएसबी में, आराम से ऐसे सारे प्रोसीजर्स होते हैं। एंड आप देखोगे कि ना कभी कभी जब ये डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है कैंडिडेट्स के बीच में। कुछ कुछ होते हैं कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ कुछ बहुत एवरेज होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि जो नॉर्मल एवरेज है या फिर थोड़े अच्छे कैंडिडेट्स
उनके चांसेस नहीं है रिकमेंड होने के। इट्स ऑल अबाउट कि कॉन्फिडेंस आपका कितना अच्छा है। बट ओनली डिफरेंस इस थोड़ा मैंने जो फील किया है मैम कि क्योंकि मैंने अपने जो फर्स्ट 2 डायरेक्ट एंट्रीज दी थी उसमें सिर्फ एक बच्चे रिकमेंड हुए थे, बोथ द टाइम सिर्फ एक बच्चा रिकमेंड हुआ दोनों एंट्रीज में। और यहाँ पे मैंने देखा कि 7 हो तो चांसेस हाई होते हैं रिकमेंडेशन के रिटर्न एंट्रीज में। फिर जस्ट कि थोड़ा आपको एक्स्ट्रा थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार इतने बच्चे हैं, यू विल बी डेफिनेटली रिकमेंडेड। उस टाइम नहीं हुआ, थोड़ा आप सेकंड स्पॉट पे हो गए, थर्ड स्पॉट पे हो गए, बॉर्डर लाइन केस हो गई, कोई नहीं, अभी इसमें चांसेस है, इसमें रिकमेंडेशन रेट हाई है, वैकेंसीज ज़्यादा है, तो वो हेल्प करता है कॉन्फिडेंस लाने में। बढ़िया। सो ग्रेजुएशन के बाद में फाइनली द एल्डर सन इज सेटल्ड इन द हाउस, व्हाट इज योर फादर्स से ऑन दिस? उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी वो खुद सर्विंग है और बेटा भी अब जा रहा है टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने। कैसा रहा उनका और उनके साथ वालों का जो रिस्पॉन्स रहा? रियली ही इज़ वेरी हैप्पी मैम। ऑब्वियसली हर फादर का ड्रीम होता है कि उसका लाइक सन कुछ लाइफ में अचीव करे अपने आप से। सो स्टार्टिंग से ही माई फादर लाइक नॉर्मल ही वॉज हवलदार इन आर्मी, सो ऑब्वियसली ही वॉज हैविंग अ बिग ड्रीम कि हाँ मेरा बेटा बनेगा तो ऑफिसर ही बनेगा। स्टार्टिंग से आई नेवर गेव एनी अदर एग्जाम, हमेशा मैंने ऑफिसर बनने का ही ट्राई किया लाइफ में। इट्स अ वेरी बिग मूवमेंट। उन्होंने जितने हार्ड वर्क किए, जितने सेक्रीफाइसेस किए, नॉट ओनली माई फादर, मेरी मदर ने जितने सेक्रीफाइसेस किए। एक्चुअली मेरे फादर बाहर रहते थे जब वो सर्व कर रहे थे, तो माई मदर यूज टू लिव इन लखनऊ अलोन अलॉन्ग विद, हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम, आई गेस आई वॉज इन 5th क्लास, माई ब्रदर वॉज इन 2nd क्लास। तो सारी चीज़ अकेले मैनेज करना रेंट पे रह के, सो मदर ने भी काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए। सो बहुत बड़ा मूवमेंट उन लोगों के लिए। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस कम्प्लीटली। अभी थोड़ा रुक के है जी, बट काफ़ी खुश है, काफ़ी प्राउड मूवमेंट है दैट फाइनली होता है कितने, क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है कि सिर्फ हार्ड वर्क अपने बच्चों के लिए करते हैं सारे, स्टार्टिंग जी। से वो ड्रीम देखते हैं कुछ बनाने का। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से अच्छी एजुकेशन दी है मेरे को फ्रॉम द बिगनिंग, कभी भी ऐसा नहीं कहा कि कम रहो किसी चीज़ में, ऑलवेज मोटिवेट किया है मेरे को हर फील्ड में अच्छा करने का। सो जब वो मूवमेंट आ रहा है, सो इट्स रियली अ प्राउड मूवमेंट मेरे लिए भी और मेरे फादर के लिए भी कि फाइनली आई एम गोइंग टू अचीव दिस। बढ़िया, अमेजिंग। सो आज की हमारे इस बैठकी विद रिकमेंडेड कैंडिडेट में हमने आयुष से बात करी, और आयुष आपकी कुछ ऐसे सजेशंस थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। आपकी जो शुरू से ही जो गोल ओरिएंटेड अप्रोच थी, आपने बीच में एस्पिरेंट्स को काउंसिल किया कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिफरेंट करियर ऑप्शंस जो उस दौरान आपको मिलते हैं आप उस पर ना जाएं, और शुरू से ही कैसे अपनी गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आज हमने सीखा कि आयुष ने अपने रिटन एग्जाम के साथ में एसएसबी की तैयारी कैसे करी। होप आप सब बहुत सारी चीज़ें सीख पाए होंगे और हमारे सीडीएस टॉपर से आपने बहुत सारी टिप्स भी ली होंगी। मैं आशा करती हूँ कि अपकमिंग सीडीएस 1 2024 एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे एंड अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी भी दिए गए टिप्स के अनुसार कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करने की। आज के इस बैठकी विद रिकमेंडेड कैंडिडेट में इतना ही। इसी तरीके से बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। क्या आप एनडीए रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप रिकमेंडेशन को लेकर आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको एक्स जीटीओ ऑफिसर और एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स देने वाले हैं बेस्ट गाइडेंस। यहाँ मिलेगा आपको इंडिया के लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड का एक्सपोजर, साथ ही मिलेगा आपको जीटीओ की बेहतरीन मेंटरशिप और साइकोलॉजी का बेस्ट गाइडेंस, और इसी के साथ में बेहतर तैयारी के लिए समय समय पर मिले शिशिर सर का बेहतरीन मोटिवेशन। सो तैयार हो जाए एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू में अपने रिकमेंडेशन के लिए। अधिक जानकारी पाने के लिए हमें कॉल करें 9795977776 पर।